आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हादसा हुआ था जिसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं डॉक्टर जॉब की तैयारी कर रहा था। उस वक्त मैं और मेरा भाई दोनों ही इसी नौकरी को पाने के लिए तैयारी कर रहे थे। हम दोनों रात के लगभग 1:30 या 2 बजे तक पढ़ाई करते थे, लेकिन हमारा घर एक कब्रिस्तान से थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए हमें देर रात पढ़ते समय थोड़ा बहुत डर भी लगता था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हमारा घर कब्रिस्तान से एकदम करीब था। हमारा घर उस कब्रिस्तान से थोड़ा दूरी पर था। अब क्या करें, पापा को कंपनी की तरफ से यही मकान अलॉट हुआ था, पर वह कब्रिस्तान हमारे घर से एकदम साफ साफ नज़र आता था। पापा को कभी भी भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए उन्हें भी यहाँ पर रहना अजीब नहीं लगा। ये तो फिर भी शुरुआत मात्र थी। आगे कुछ ऐसा होने वाला था कि पापा और हम दोनों को ही एक खौफनाक दास्तां का सामना करना था। पापा सुबह के वक्त यानी कि 4 बजे के करीब उठ जाते थे और जल्दी ही अपने लैब के लिए निकल जाया करते थे, और वहीं हम लोग हमारी पढ़ाई के लिए उनके साथ ही कुछ देर के लिए निकल जाते। एक दिन हमारे पापा ने हमसे कहा, बेटा मैं तुम्हें जल्दी बाइक दिलवा दूंगा, क्योंकि पहले वाली बाइक कब की खराब हो चुकी थी। यही वजह थी कि पापा मुझे जल्दी बाइक दिलाने वाले थे। यह सब सुनने के बाद तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर मैंने पापा को पूछा, पापा आप कब बाइक खरीदोगे? तो पापा ने बताया, बेटा इस दिवाली के कुछ दिन पहले मैं तुम्हें बाइक दिलवा दूंगा। दरअसल पापा ने बताया कि मुझे वो धनतेरस के दिन बाइक दिलवाएंगे। ये सुनकर तो मैं खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि दिवाली के कुछ ज़्यादा दिन नहीं थे और धीरे धीरे कुछ दिन कटे, और दीपावली के लगभग 2 दिन पहले ही मैंने पापा को कहा, पापा अब तो आप मुझे बाइक दिलाओगे? तो पापा ने कहा कि अरे यार मैं तो भूल ही गया था, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कल ही बाइक दिला दूंगा। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मुझे कल बाइक जो मिलने वाली थी। फिर सुबह मैं एक्साइटमेंट के कारण लगभग 3 बजे के आसपास ही उठ गया और मैंने पापा को आवाज़ दी तो पता चला कि पापा कमरे में नहीं हैं। शायद काम के लिए वो निकल चुके थे। पापा इतनी जल्दी घर से कैसे निकल गए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन पापा मुझे कहीं नहीं दिखे। फिर मेरी नज़र कब्रिस्तान की तरफ गई तो मैंने देखा कि उस तरफ मेरे पापा उल्टे चलते हुए जा रहे हैं। मैं अभी उनके पीछे पीछे जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक आवाज़ आई, अरे नरेश तू इतनी जल्दी क्यों उठ गया? अभी तो आधी रात बाकी है। ये आवाज़ सुनकर मैं एकदम से चौंक गया। मैंने पीछे देखा तो पापा खड़े थे। पापा ने थोड़ा मुझे गुस्से में कहा, अरे भला तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है, सुबह तो होने दो। तभी मैंने उनसे कहा कि अभी अभी मैं आपके कमरे में गया था। तो क्या आप कमरे में ही थे? पापा ने कहा, हाँ मैं टॉयलेट गया था। तो मैंने कहा, पापा पता नहीं कैसे, शायद मेरा वहम ही होगा, मैंने शायद आपको कब्रिस्तान की तरफ उल्टे पांव जाते देखा। पापा ने कहा, क्या यार तू भी कुछ नहीं है, इतने अंधेरे और नींद खराब करके मैं कब्रिस्तान में क्या करूँगा, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। और यह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिन्हें मैंने देखा था वह मेरे पापा जैसे ही लग रहे थे। वैसा ही शर्ट था और वैसे ही हाथ में घड़ी। खैर मैंने उस वक्त पापा को इतना सब बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। खैर ये तो फिर भी पहला संकेत था। अब आगे क्या क्या होगा ये किसे पता था। फिर अगली सुबह पापा ने ही मुझे जगाया। मैं और पापा फिर बाइक लेने शोरूम गए। बाइक खरीदकर पापा ने मुझे गिफ्ट किया, जो मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा और सुंदर गिफ्ट था। मैं अब पूरा दिन बाइक पर घूमता रहता। एक दिन मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि चल यार उस कब्रिस्तान में घूम कर आते हैं, लोग कहते हैं कि वहाँ पर जाना सख्त मना है, लेकिन देखे तो सही है कि बनावटी है, एक बार एक्सपीरियंस लेने में क्या बुराई है। मैंने अपने दोस्त को मना करते हुए कहा कि यार मुझे उस जगह बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर मेरा दोस्त मुझे चिढ़ाने लगा, तू बड़ा ही डरपोक है यार। पर वो मुझे उस कब्रिस्तान में जाने के लिए उकसा रहा था।
मैंने भी भारी हिम्मत दिखाते हुए उससे कहा, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, मगर लोगों ने अगर कुछ कहा है तो वह सच ही होगा। पर पता नहीं कैसे मेरा मन भी उसी कब्रिस्तान में जाने को तैयार हो गया। मेरे जाने का मकसद बस अपने दोस्त को हिम्मत दिखाना था। मैं और मेरा दोस्त उसी समय निकल गए कब्रिस्तान के रास्ते पर। सूर्यास्त भी होने वाला था। जब हम कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस कब्रिस्तान के ऊपर ताला लगा हुआ है। यह देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि कम से कम हम उस कब्रिस्तान के अंदर तो नहीं जा सकते थे। पर तभी मेरा दोस्त मुझसे बोला, चल अंदर चलते हैं। और यह सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, अरे भाई तेरा दिमाग तो खराब है, देख यहाँ तो ताला लगा हुआ है। तो वह मुझसे बोला, ताला लगा हुआ है तो क्या हुआ, चल दीवार के ऊपर से कूद कर चलते हैं। यह सुनकर तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरा दोस्त एक ब्लॉगर भी था। वो इसी तरह की हरकतों की वीडियो को अपने ब्लॉग में शेयर करता था। मेरा दोस्त निहायत ही शरारती और टेढ़ा था। उसे इन सब चीज़ों को चुनौती देने में बड़ा ही मज़ा आता था। पर आज मैं ये समझ चुका था कि आज तो कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ होने वाला है। फिर वो बाइक को दीवार के पास ले जाकर बाइक को खड़ी करके उसके ऊपर से कूद गया। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। जब हम कब्रिस्तान में पहुंचे तो मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। मुझे अब जोरों से डर लगने लगा था। दरअसल सूरज ढलने के कारण हर जगह एकदम सुन्न सन्नाटा और कोहरा था, जो अपने आप में ही डरा देता था। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैं अभी इतना सोच ही रहा था कि बाइक की आवाज़ ने मेरा ध्यान तोड़ा। मुझे ऐसा लगा कि बाहर खड़ी बाइक को शायद किसी ने स्टार्ट किया है, क्योंकि लाजमी सी बात थी कि इस पूरे दायरे में सिर्फ मेरी ही इकलौती बाइक वहाँ पर मौजूद थी। तभी मैं भागता हुआ कब्रिस्तान के उसी दरवाजे पर चढ़कर नीचे की तरफ देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। बाकी ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, और ये सब देखकर अब मेरा डर गहरा हो रहा था। भूत प्रेतों पर मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे माहौल से तो किसी को भी डर लगेगा। मेरा दोस्त उधर वीडियो बनाया जा रहा था कि तभी वो एकदम से बुरी तरह से चौंक गया। मैंने उससे उसके चौंकने की वजह पूछी तो उसने कहा कि उसने अपने सेल्फी कैमरा में देखा जैसे कोई एकदम से उसके पीछे से गुजरा हो। हमने वीडियो को स्लो मोशन में देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने देखा एक सफ़ेद लिबास में एक आदमी गुजरा था। वो आदमी सिर झुकाए था और उसके आंखों के नीचे काले घेरे साफ साफ दिख रहे थे। मैंने उससे कहा कि भाई अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। फिर हम लोग वहाँ से निकलने के लिए दीवार पर चढ़ने ही वाले थे कि तभी मेरे दोस्त को पीछे से एक जोर का धक्का लगा। धक्का लगते ही वो एकदम से पीछे की तरफ मुंह के बल गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसके हाथ पर चोट आई, मगर मैंने उसे किसी तरह उस कब्रिस्तान से बाहर निकाला और फिर उसे बाइक पर बिठा लिया। मैं बाइक स्टार्ट कर ही रहा था कि मैंने देखा वही शख्स जो कैमरे में आया था, वही अब बड़े धीमी अंदाज में कब्रिस्तान से बाहर आ रहा था। ये देखकर हमारे तो पसीने छूट गए। मैंने फौरन से गाड़ी भगाई और सीधा घर पर पहुंचा। मैं और मेरा दोस्त इस घटना से बुरी तरह से कांप गए थे। घर वालों ने हमसे इस पर सवाल किया तो हमने उन्हें कोई खास बात नहीं है ये बोलकर टाल दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर इन्हें मैं कुछ भी बताऊंगा तो हम दोनों को ही खूब डांट पड़ेगी। उस रात तो जैसे तैसे घर वालों को मैंने समझा दिया और उस रात मैं जल्दी ही सो गया। देर रात के लगभग 1 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया। मैंने भी हैरानी से सोचा कि इतनी रात गए इसने क्यों फ़ोन किया है। फ़ोन पर मेरे दोस्त की मम्मी थी। उन्होंने बताया कि मेरा दोस्त शाम को लौटने के बाद कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। फिर मैंने अपने पापा को जगाया और फिर उन्हें हमारे साथ घटे इस घटना के बारे में सब कुछ बता दिया, क्योंकि उस वक्त यही सही था। पर मेरे पापा फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर पापा मुझे लेकर मेरे दोस्त के घर पर पहुंचे। जब हम वहां पर पहुंचे तो मैंने देखा कि अभी मेरा दोस्त बेड से नीचे गिरा हुआ है और वो बुरी तरह से तड़प रहा है, और कभी कभी वो उठकर इधर उधर खड़ा होकर
भागने लगता। फिर मेरे पापा ने उसे एकदम से पकड़ लिया, लेकिन मेरे पापा की ताकत उसके सामने मानो कुछ भी नहीं थी। तभी उसने मेरे पापा को जोर का धक्का मारा, जिससे मेरे पापा बहुत ही दूर जाकर गिरे। मैं और मेरे पापा साथ ही मेरे दोस्त की मम्मी भी बहुत हैरान हो गई कि अचानक ही इतने दुबले पतले से शरीर में इतनी ताकत अचानक से कहाँ से आ गई। पापा जो कि एक साइंटिस्ट थे, वो भी हैरान हो गए। हमने उसे किसी तरह पकड़कर बेड से बांध दिया, जिससे वह इधर उधर भाग ना पाए। उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और रोए जा रही थी, और उसके पापा भी अभी यहाँ मौजूद नहीं थे। फिर मैंने उनसे कहा, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उनके मम्मी को भी सारी बात बताई, तो उनकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई। उनकी मम्मी ने बताया कि हमारे गांव वालों का कहना है कि वह कब्रिस्तान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ पर रात को कोई आता जाता नहीं है। रात तो छोड़ो, वहाँ दिन में भी कोई नहीं जाता। कहते हैं कि उस कब्रिस्तान के अंदर लोगों की आत्माएं अक्सर घूमती हुई दिखाई पड़ती हैं। और यह सुनकर मैं भी काफ़ी हद तक डर गया था। मैंने उनको बताया कि मेरे दोस्त यानी कि चीकू को वहाँ पर जोर का धक्का भी लगा था, जिससे वो नीचे गिर गया था, और इसी वजह से उसे चोटें भी आ गई थी। फिर मैंने चीकू की मम्मी को यह भी बताया कि दरअसल मुझे भी उस दिन रात के 3 बजे मेरे पापा के कपड़ों में कोई नज़र आया था। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के आसपास की ज़मीन भी उसी के जैसे अपवित्र होती है, इसलिए इन सब से दूर रहने में ही भलाई है। तभी चीकू की मम्मी ने कहा, इस पर ज़रूर किसी आत्मा का साया है। मुझे एक मौलवी साहब का पता मालूम है, मैं उनसे बात करूँगी, क्योंकि इस तरह की कैसी भी समस्या हो वो ठीक कर देते हैं। फिर हम लोग उसी समय चीकू की मम्मी के साथ बताए हुए मौलवी साहब की दरगाह पहुँचे। वहाँ पर मैंने उन्हें सारी घटना बताई। इस पर उन्होंने कहा, ऐसी ही बचपना का इंतज़ार उन भटकती रूहों को होता है। सिर्फ कब्रिस्तान में जाने मात्र से किसी के साथ गलत नहीं होता, वो कोई और गलती कर बैठता है जिसकी सज़ा उसे मिलती है। वो मौलवी साहब चीकू के घर आए और उन्होंने चीकू की हालत देखी, तो उन्होंने कहा, इस लड़के के शरीर पर एक आत्मा कब्जा जमाना चाहती है। बाबा ने उसी समय घर के एक कमरे को चुना और चीकू को एक जगह पर बांध दिया, और फिर बाबा ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। तभी चीकू एकदम से तड़पने लगा और फिर एक भयानक आवाज में हम सभी से बोला, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। फिर उसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गया। फिर जब मौलवी साहब ने उस पर छींटे मारकर जगाया, तब उसकी हरकतों में कोई बदलाव नहीं था। वो अभी भी बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। मौलवी साहब ने कहा, इसका इलाज यहाँ होना मुश्किल है, आप ऐसा करें, आप इसे दरगाह ले आएं, वहीं मैं अपने आदमियों से इसका पूरा बंदोबस्त करता हूँ। 2 दिन के भीतर ही हम लोगों ने थोड़ी मशक्क़त किए उसे दरगाह ले गए। वहाँ उसे कुछ आदमियों की बदौलत जंजीरों से बांधा गया। उसके बाद वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने झाड़ फूँक की प्रक्रिया चालू की। फिर मौलवी ने कहा कि अब दरवाज़ा बंद होगा, क्योंकि आगे जो होगा वो देखना आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है और गलत भी। मौलवी ने कहा, एक रात का समय दें, कल सुबह तक शायद इसे वो आत्मा छोड़ दे। फिर देर रात हम उस दरगाह के बाहर ही रहे। पापा मुझे डांट भी रहे थे और हम लोग भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि आज मेरा दोस्त बच जाए और ठीक हो जाए। रात कटी और सुबह के 7 बजे मौलवी बाहर निकल कर आए तो उन्होंने कहा कि अब ये आज़ाद है। बाबा ने उसकी मम्मी से कहा, ये एक काला कवच मैंने इसे पहना दिया है, गलती से भी इसे दूर मत करना। मौलवी ने कहा, चीकू ने कब्रिस्तान में आत्माओं के बारे में बहुत कुछ अपशब्द कहा था और उसने एक कब्र के ऊपर पेशाब भी किया था। बस इसके बाद कब्र की भटकती आत्मा का प्रतिशोध था और समय रहते ही हमने इसे बचा लिया। उस आत्मा की मुक्ति को ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैंने इसे ये कवच बांध दिया है। कोशिश करें कि किसी भी हालत में ये ना खुले। अगर गुम जाए तो हमें इतला कर दें। खैर अब हमारे हिसाब से तो चीकू ठीक है, पर आज भी चीकू को उस घटना का इतना खौफ है कि उसे कब्रिस्तान के नाम से भी डर लगता है। मुझे भी इस बात का डर है कि कहीं अगर उससे वो कवच खो गया तो ना जाने क्या होगा। इसलिए कभी भी इस तरह की चीज़ों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।